खुशबू आ रही थी ना, खा रही हैं। खाना पड़ गया, कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब खुशबू आ गई है तो मैं क्या करूं? जाती है वो, रूह में बसती है, दिमाग में नहीं बसती। You have to have a bite and then get it out of your system, वरना वो फिर फंसा हुआ था। अच्छा बताइए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द मौजूदा हालात, अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग से ग्लोबल मार्केट में आपको पता है जलजला तारी ही है, बस हिल रही है मार्केट, नहीं उसको स्टेबिलिटी कहीं नहीं आती हुई नजर आ रही। स्टॉक मार्केट्स हो, तेल और सोने की आलमी तिजारत हो, शदीद किस्म के उतार चढ़ाव की जद में है। एक दिन में हालात कुछ और होते हैं, दूसरे दिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। सोना कितना नीचे आया था, फिर अगले दिन फिर चढ़ गया। ग्लोबल मार्केट शायद ही इतनी वॉलेटाइल या इतनी गैर मुस्तहकम या इतनी अनप्रेडिक्टेबल इतने करीबी या अभी माजी करीब में तो नहीं देखी हमने। अच्छा, 3 दिन पहले आपको बता दें कि सोने की कीमतों में अचानक बड़ी कमी हो गई और पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत जो थी ना, वो थी कितनी हो गई थी? 43,600 रुपीज कम होकर 4,47,762 रुपए पे, जहाँ 5 लाख से ऊपर थी बात। मगर कल फिर इसमें 15,000 फी तोला का इजाफा हुआ है। इसकी वजह आलमी मार्केट में फी ऑन सोने की कीमत में $150 का इजाफा था। हजारों की बात हो रही है। तेल की कीमतों का भी यही आलम है, कभी $100 फी बैरल तो कभी $90 से भी नीचे चली जाती हैं। इस किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल पूरी दुनिया और खासतौर पर जनूबी एशियाई ममालिक को ज्यादा मुतासर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है। हुकूमतों ने पेट्रोल के सौदे एडवांस में करते हुए आपको पता है बुक भी करने की कोशिश की, और हालात ये हैं कि हुकूमतों के लिए ये फैसला भी करना मुश्किल हो रहा है कि सौदे के लिए कौन सा बेहतर वक्त है। ये परेशानी सिर्फ तेल और गैस या तवानाई सेक्टर से महदूद नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का उतार चढ़ाव, फर्टिलाइजर, खुराक, फिर ज़राअत, बिल्कुल, एविएशन, तरक्याती मंसूबे, ट्रांसपोर्टेशन, सरमायाकार, यू नेम इट, इट इज अफेक्टिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। डॉक्टर खाकान नजीब साबिक मुशीर हैं वजारत खजाना के। दैट्स राइट। डॉक्टर खाकान, सबसे पहले तो ये बताएं कि खित्ते के हालात जो है ना, वो पूरी ग्लोबल मार्केट को बुरी तरह मुतासिर भी कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मईशत पर अब तक इसके कितने तबाहकुन असरात पड़े हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये भी बताएं कि हुकूमत को इन हालात में क्या इकदाम उठाने चाहिए जो नागुज़ीर हैं, जो करने ही पड़ेंगे। देखिए, एक तो ये जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये 27 फरवरी को शुरू हुआ था। ये डिटरमिन करेगा कि कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान पर और दुनिया की मईशतों पर होता है। चैनल्स वही हैं जो दुनिया में हैं इम्पैक्ट के। एक तो ये है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी। एक ये है कि पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिक चैनल्स हैं, रेमिटेंस का चैनल है, शॉर्ट रन में तो मेरा ख्याल है कि नहीं इम्पैक्ट होगी, पर आने वाले दिनों में, सो लेट्स लुक एट इट, $22 अरब की तकरीबन, यानी कि 55% जो हमारी आती है रेमिटेंस, वो गल्फ एरिया से आती है, राइट, मिडल ईस्ट से आती है। ये अगर $1-2 बिलियन भी इम्पैक्ट होती है आने वाले दिनों में, तो इसका मतलब है कि ये करंट अकाउंट पे प्रेशर आ रहा है। सो ये एक इम्पैक्ट है। याद रखिए कि 65 लाख लोग वहाँ काम करते हैं और ये 7-8 साल के लिए जाते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर नई जॉब्स उस तरह नहीं क्रिएट होती, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती, तो देयर विल बी एन इम्पैक्ट ऑन न्यू पीपल गोइंग देयर। इन्फ्लेशन, ऑफ कोर्स 55 रुपए जब फ्यूल की कीमत बढ़ती है, डिमांड उस तरह कम नहीं होती, बिकॉज हमने उस तरह के शायद डिमांड मेजर्स शुरू में नहीं लिए, फिर बाद में 11वें दिन आके लिए। तो एक फ्यूल का प्राइस पास थ्रू का इफेक्ट है, फूड पे है, ट्रांसपोर्ट पे है। इसको इस तरह देखिए कि मेरा ख्याल है कि अगर 7% फरवरी की ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन थी, तो हम नियर डबल डिजिट इन द शॉर्ट रन टेस्ट कर सकते हैं, और ये कुछ महीने रह सकता है। फिर ये पास थ्रू अगर गुजर जाता है और मैक्रो स्टेबिलिटी रहती है, तो देन वी कैन फॉल बैक इनटू सिंगल डिजिट्स। देखिए, हुकूमत बहुत कुछ कर सकती है शॉर्ट रन में, डिमांड आपके हाथ में है। मैं बार बार समझाता हूं कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के हाथ में डिमांड मैनेजमेंट है। मैं इस पे मशवरा ये देता हूँ, और ये मैंने तो डे 3 पे ये ट्वीट कर दिया था, वही तकरीबन मेजर्स IEA, ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने लिखे हैं कि फ्यूल डिमांड को कैसे आपने रिमोट वर्क और बाकी चीज़ों से, कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पीड लिमिट्स, यानी कि एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसको बहुत ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात यह कि हुकूमत कुछ डायरेक्ट सब्सिडीज पे चली जाए। डोंट सब्सिडाइज पेट्रोल, सब्सिडाइज पीपल, ये मैं हमेशा समझाता हूँ। अच्छा, अब सोना, तेल, स्टॉक मार्केट सब बेयकीनी का शिकार हैं। अब ऐसी सूरत में दूरस प्लानिंग तो नहीं की जा सकती, सो क्या करना चाहिए इंडिविजुअली भी, इदारों को भी, हुकूमतों को भी?
देखिए, असल बात ही दूरस्थ प्लानिंग की है। जहाँ पे खड़े हैं वहाँ क्यों खड़े हैं? क्योंकि आपने दूरस्थ प्लानिंग जो है वो नहीं की थी। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब ये है कि पाकिस्तान को ये सोचना है ना कि जब इस वॉर में गए तो कितने दिन के रिजर्व्स थे आपके पास? आपके पास 28 दिन के रिजर्व्स थे। हमें उस वक्त भी ये बात मालूम थी कि हमें रिजर्व्स का जो बिल्डअप है वो 3 माह तक करना है। हमें ये भी मालूम था कि हम ट्रांसपोर्ट का जो फ्रेट है सारा, जो सब्जियां हैं, जो इन सब चीज़ों को कैरी करते हैं, ये किस पे कैरी कर रहे हैं? ये हम नेशनल हाईवेज पे इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पे कैरी कर रहे हैं। इसको रोड से रेल पे शिफ्ट करना है। यही वक्त ही दूरस्थ प्लानिंग का है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा। 90 दिन के रिजर्व्स भी बिल्ड किए जा सकते थे और फिर आपकी जो एक्सपैंड योर थर्कोल, योर गैस ऑप्टिमाइजेशन, योर सोलर, योर विंड, सो दैट आप इंडिजनाइजेशन पे जाएं। अभी भी जो बचत आ रही है वो कहाँ से आ रही है कि आज से 5 साल पहले 35% एलएनजी पे बिजली बनती थी, आज 15% पे बनती है। सो आप you're डूइंग बेटर ऑफ। क्यों बेटर ऑफ? क्योंकि सोलर आया आपके पास। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, ईवी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज द वे फॉरवर्ड। चाइना, आप अपने दोस्त को कहते हैं ना, उसने एग्जैक्टली यही किया है। सो आप रिड्यूस करते हैं फॉसिल फ्यूल्स पे अपना इंडस्ट्रियल एनर्जी एफिशिएंसी, आई मीन मैंडेटरी एनर्जी ऑडिट्स फॉर लार्ज इंडस्ट्रीज। एनर्जी एफिशिएंसी इज द बेस्ट एनर्जी पॉलिसी, सो थिंक थ्रू दैट। एनर्जी इंपोर्ट सोर्सेज कतर से आगे चलें, को लॉन्ग टर्म एलएनजी एंड ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स विद मल्टीपल सप्लायर्स होने चाहिए। ये भी पता लग गया है ताकि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपोजर है उसको कम किया जा सके। फिर मैं बार बार कहता हूं कि सिटीज को जब तक प्लान नहीं करेंगे विच गो वर्टिकल एंड विच हैव मास ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। और फिर जो फ्यूल मैनेजमेंट है, जिसको डिजिटल फ्यूल मैनेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि अब भी मैं सुनता हूँ कि डैशबोर्ड बन रहे हैं जिसपे हमें ये पता लगेगा। 78 साल में आज We got that। ये बताएं, obviously we want to know about Pakistan as well, कि अगर आज भी जंग खत्म हो जाती है तो ग्लोबल मार्केट को मामूल पर आने में आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लग सकता है, और खास तौर पर पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकलने में कितना वक्त यू फोरसी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस तरह से है कि पहले तो पाकिस्तान को इंश्योर करना है कि इस साल का जो बजट है ना वो स्ट्रक्चरली बता रहा हो कि एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट किस चीज़ का नाम है। जो काम वफाक के करने का नहीं है वो ना कीजिए, जो सब्जेक्ट्स नीचे देने के हैं उसके पैसे दीजिए, पीएसडीपी में जो काम नहीं करने के वो कीजिए। सो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बजट मेकिंग में बहुत कम टाइम रह गया है, जून में बजट आ जाता है। इसके साथ साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करके इंश्योर कीजिए, और आई एम श्योर कि वो नंबर्स बनाना मुश्किल होंगे इस वक्त भी। एक्सचेंज रेट क्या लेना है, फिस्कल के नंबर्स क्या होंगे। आई थिंक फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक्स को इन वीक्स, अगर ये आज जो पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं और आगे बढ़ रही है कि 15 नुकात अमेरिका की तरफ से आए, ईरान ने कुछ नुकात दिए, एंड इसमें वी मस्ट से वेरी वेल डन टू द पाकिस्तान अथॉरिटीज, टू बोथ सिविल एंड द मिलिट्री, द वे द डिप्लोमेसी में महवर बनकर आया है पाकिस्तान सामने। सो अगर ये हो जाता है तो ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड फिर भी रहेंगी, ये फाइनेंशियल मार्केट स्टेबलाइज कर जाएंगी, पर ऑयल मार्केट्स विल टेक 2 to 4 months, 6 months, बिकॉज देखिए ना, कतर में जो डैमेज हुआ है वो तो 3 साल में वापस आना है। इसी तरह रिफाइनरीज का है। सप्लाई चेन्स जो है वो हो सकता है 4 से 8 माह लें स्टेबलाइज करने में। सो एक तो आपने वक्त पूछा, मैक्रो स्टेबलाइजेशन जो पाकिस्तान की है जो कि फ्रेजाइल हो जाती है, उसको ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही या 1-2 हफ्ते में चीजें होना शुरू हो ऐसा तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इतने साल भी। और जो कतर में आपको पता है रास लफान वाला इशू हुआ और उसके बाद जो गैस प्रोडक्शन मुतासिर हुई, they have said कि it would at least take 3 years for us to get back to our full capacity. Thank you, Dr. Khaqan Najib, for being with us.